वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 100 घंटे में कवर करने की, और हमारा उद्देश्य है कि उसको लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की किताब है उसके थ्रू कंप्लीट किया जाए। आज हम लेक्चर नंबर 4 पर हैं। 3 लेक्चर्स, पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और हमारे जो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और उसके बाद उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, और हमारे संविधान का जो सबसे आगे प्रियम्बल जो उद्देशिका जो लगी हुई है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 4 में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअली जो आर्टिकल जहां से स्टार्ट होता है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 आर्टिकल या 4 अनुच्छेद हैं जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अर्थात जो भारत का जो संघ है और उसकी जो टेरिटरीज हैं उनके बारे में कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ प्रावधान हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा साथ एंड तक। ये पूरी की पूरी पॉलिटी आपकी लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करा देगा, आपके हर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का सुप्रीम लॉ है, ये आप जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट के द्वारा इस एक फ्रेमवर्क डिमार्केट किया गया है जिसमें हमारे देश का पॉलिटिकल कोड क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोसीजर्स क्या होंगी, किस चीज की कितनी पावर है, लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, हाई कोर्ट्स की, क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया है। गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या हैं, इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी क्या है, हर एक नागरिक के फंडामेंटल अधिकार कौन कौन से हैं, स्टेट के प्रिंसिपल्स कौन से होने चाहिए जिनके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए, और सिटीजन्स की ड्यूटी क्या क्या होती है, ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है। ये एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इंपार्ट करता है। ये हम शब्द सुनते हैं परंतु सिंपल सा लॉजिक था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इसलिए इंस्टॉल करता है, नॉट द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, सिंस इट वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रादर देन पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट इसको क्रिएट करता तो हम मान सकते थे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, बिकॉज दे आर द क्रिएटर। हाउएवर द पार्लियामेंट इज नॉट द क्रिएटर। पार्लियामेंट तो बनाया ही संविधान के द्वारा गया है। हेंस इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट। इट इज अदर वे राउंड इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि वहां के जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है उनको आने से पहले पार्लियामेंट बना था। तो वहां के जो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज कंसिडर्ड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ ओरल है और बातें कर कर याद किया हुआ है। बेसिकली एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, अलग अलग कानूनों के द्वारा अलग अलग चीजें डिसाइड की जाती हैं। हमारा जो संविधान है या यूएसए का जो संविधान है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट है जो कि इस बात को क्लैरिफाई करता है कि किस प्रकार की पॉलिटी होगी, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था होगी एक देश के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये 26 जनवरी 1949 को बनाया था, और उसके बाद इफेक्टिव इट कमेंस्ड ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950। तभी हम उस दिन को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। उस दिन हमारा जो देश है वो रिपब्लिक बन गया था, यानी इसका जो भी हेड होगा वो चुना जाएगा। उससे पहले आप अगर कभी भी इतिहास में देखें, भारत का जो भी राजा था या भारत का जो भी हेड था, स्टेट का जो हेड था, वो कभी भी चुना नहीं गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम 26 जनवरी ऑफ 1950 को ऐसा किया गया था कि वो चुना गया। एंड द फर्स्ट पर्सन जिसको चुना गया था वो था राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। आखिरी काम था उनका ये। कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और उसके बाद भारत एक डोमिनियन से रिपब्लिक बन गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है When it comes to the nations। वैसे एक अलेबामा वाला है। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल हुआ करते थे जब ये बना था। अब इसको धीरे धीरे पिछले 70 सालों में संशोधन, अमेंडमेंट करने के बाद इसके अंदर एक प्रीएम्बल है, ये पहले से था स्टार्ट, एक बार अमेंड किया गया है। आर्टिकल की संख्या 395 से 470 हो चुकी है। 22 पार्ट थे वो 25 हो गए हैं, एक डिलीट कर दिया गया है और 4 ऐड कर दिए गए हैं। 8 शेड्यूल थे उनके अंदर 4 और ऐड हो गए हैं, टोटल 12 शेड्यूल हो गए हैं। एंड देन देयर आर 5 अपेंडिसेस। ठीक है, कुछ एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए 5 उसके अंदर थोड़े से और डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। 104 बार अमेंड हुआ था 25 जनवरी 2020 को। उसके बाद कोई रीसेंट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुई है। आने वाले समय में वो भी होती रहेगी। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दीज ऑल दी 100 क्लासेस, तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको वो पीडीएफ दिए जाएंगे। इफ यू नीड टू कनेक्ट विद मी, दिस इज द
सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल्स वेयर यू कैन फाइंड मी एंड कनेक्ट मी एंड टॉक टू मी अबाउट इट। अब शुरुआत करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखता है। सबसे पहले जिस दिन आप पेज खोलोगे उस पर ये प्रीएम्बल लिखा होगा। वेन उसके बाद जाएंगे 25 टॉपिक है, देयर आर 25 डिफरेंट टॉपिक्स, और एक एक टॉपिक को डिस्कस किया गया है। जैसे एक बुक में चैप्टर होते हैं उसी प्रकार से हमारे जो संविधान है उसके अंदर 25 अलग अलग टॉपिक हैं जिनको अलग अलग करके डिस्कस किया गया है। जैसे प्रीएम्बल के बाद पार्ट 1 एक टॉपिक है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का, ठीक है, कि भारत में कौन कौन से राज्य होंगे, टेरिटरी कौन कौन सी होगी, सिटीजनशिप का, नागरिक कौन कौन होंगे, फंडामेंटल राइट का, उन नागरिकों के अधिकार कौन कौन से होंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार के उद्देश्य क्या होने चाहिए राज्य को चलाते वक्त, फंडामेंटल ड्यूटीज, उन नागरिकों के ड्यूटीज क्या होती हैं, एंड देन द यूनियन, केंद्र सरकार कैसे चलेगी, कौन पावर में होगा, कैसे बनाएंगे, ये सारी की सारी चीजें अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस की हैं। उसके बाद इन्हीं पार्ट्स की कुछ एक एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन या इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी शेड्यूल में पाई जाती है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जिसके अंदर 4 आर्टिकल दिए गए हैं। उन 4 आर्टिकल से संबंधित जब कुछ और लॉ बनता है तो उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल फर्स्ट में, अनुसूची है एक पीछे जो लगा रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें ऐड कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 1 to 4 फर्स्ट शेड्यूल, ये जिसमें स्टेट की टेरिटरीज और राज्यों की टेरिटरी उसमें कोई चेंज होता है या उसमें जो लॉ बनाया जाता है उसको चेंज करने के लिए, वो सारे के सारे जो लॉज हैं इस शेड्यूल में पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आप ये जनरल नॉलेज जानते होंगे कि पहले हरियाणा जो राज्य है वो बेसिकली पंजाब से अलग कर बनाया गया है। पहले सिर्फ एक राज्य था पंजाब, फिर उसको बदलकर 2 भागों में बांट दिया गया, पंजाब और हरियाणा। तो इस प्रकार से जो ये बांटा गया, या फिर बिहार या झारखंड, पहले एक बिहार राज्य हुआ करता था लेकिन उसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक हिस्सा बिहार और जो सदर्न हिस्सा था वो झारखंड। अब इसको बदलने के लिए जो ये काम किया जाता है, इसके लिए कानून बनाना पड़ता है, और वो जो कानून है उसको शेड्यूल 1 में डाल दिया जाता है। एंड देन देर आर 5 अपेंडिसेस, उसको आने पे हम समय समय पढ़ेंगे। एंड नाउ वी स्टार्ट द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 1। पार्ट्स। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें तो हमेशा एक पार्ट पढ़कर छोड़ दिए, एक पार्ट पढ़िए फिर छोड़ दीजिए, एक पार्ट पढ़िए और फिर उसके बाद उसको दिमाग में थोड़ा सा सिंक होने दें, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सो टुडे वी आर डूइंग पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 आर्टिकल लिखे गए हैं। ये यूनियन यानी भारत का जो संघ है और उसकी टेरिटरीज कहां कहां पे, ये संघ जो है उसकी जियोग्राफिकल टेरिटरीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करता है। और ये सिर्फ 4 आर्टिकल्स में, 4 अनुच्छेदों में डिस्कस कर लेता है। चारों आर्टिकल्स को एक डिस्कस करके पढ़ते हैं। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड पिछले 70 सालों में जो मेजर इश्यूज हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बेरूबारी यूनियन केस का, एक सुप्रीम कोर्ट का, हमने प्रीएम्बल पढ़ते वक्त ये पढ़ा था कि बेरूबारी यूनियन केस ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि प्रीएम्बल भारत संविधान का पार्ट नहीं है। वो जो पार्ट है, वो जो केस था बेरूबारी यूनियन केस, दैट केस इज एसोसिएटेड विद द पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विल डिस्कस दैट। अब समझने की बात कीजिए, हम इसको इंडियन पॉलिटी कहते हैं, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई। इंडियन संविधान नहीं, भारतीय राज्य व्यवस्था। हेंस जब आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो उनसे एसोसिएटेड पिछले 70 साल की जो सबसे मेजर डेवलपमेंट्स हैं, जो उसमें मेजर कंट्रोवर्सीज हुई थी, उसको भी पढ़ते हैं। क्योंकि अगर इस किताब का नाम होता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सिर्फ संविधान के बारे में पढ़कर आगे जा सकते थे, परंतु इसका नाम है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेदों को समझने के बाद उसमें जो मेजर न्यूएंस और मेजर कंट्रोवर्सी पिछले 70 सालों में हुई है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। लेट्स बिगिन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 1 है। आर्टिकल नंबर 1 अगर आप संविधान खोलते हैं तो ऐसे सिंपल लिखा हुआ है, ऊपर पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और उसके बाद फर्स्ट पे नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। द टाइटल ऑफ द आर्टिकल टेल्स यू कि ये बेसिकली क्या करेगा। इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश का नाम इंडिया है और भारत है, ये इसलिए है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, यही लीगल है, इंटरनेशनली सिर्फ यही नाम यूज हो सकते हैं। इंडीड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाते वक्त इस डिबेट में पड़ी थी कि हम संविधान में नाम क्या रखें, इंडिया रख लें या भारत रख लें। कुछ ट्रेडिशनल नाम रखना चाहते थे भारत, और कुछ जो मॉडर्न वेस्टर्नाइज्ड वर्जन था वो इंडिया, वो नाम रखना चाहते थे। हाउएवर फाइनली अ कॉम्प्रोमाइज वाज अराइव्ड और नाम निकाला गया इंडिया दैट इज भारत। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स
और उसके बाद कौन कौन सी स्टेट्स होंगी वो सारी की सारी लिख दी कि द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो स्टेट हैं इस देश की, इंडिया दैट इज भारत, ये इस नाम का जो देश होगा, इसके अंदर जो जो स्टेट्स होंगी, जो राज्य होंगे, वो हमने फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिख दिए हैं। द टेरिटरी ऑफ द इंडिया शैल कॉम्प्रोमाइज, और इस देश की टेरिटरी कौन कौन सी है? द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, वो जितनी भी राज्य हैं उन सबकी टेरिटरी। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, उस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं उनको, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, यानी कि फ्यूचर में भी अगर हमने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली तो वो हमारे संविधान में पहले से ही इंक्लूड कर दी गई है। अगर मैं आपसे कहूं फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप एक नए देश का नया संविधान बनाइए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको उसके देश का नाम और उसकी टेरिटरी डिफाइन करनी पड़ेगी। बिना टेरिटरी के, बिना जब तक घर की जमीन ले लेंगे, घर बनेगा कैसे? होम बनाना है, लेकिन उससे पहले हाउस बनाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले संविधान सभा ने यह कोशिश की कि पहले डिफाइन कर देते हैं स्ट्रक्चरल डेफिनेशन, इस देश का नाम क्या होगा और इस देश की टेरिटरी क्या होगी, और लॉजिकली उसके बाद नागरिकता के ऊपर इस देश की टेरिटरी में नागरिक कौन से रहेंगे, पार्ट 2 इज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, एंड देन वो जो नागरिक रहने लग गए, इनके एक्चुअली में अधिकार क्या होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। मतलब कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, एवरीथिंग फ्लोज लॉजिकली। आप भी अगर सोचेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मैं आपको काम दूं, यू विल हैव टू डू द सेम थिंग। आर्टिकल नंबर 1 बेसिकली अगर हम देखें, इसके अंदर दो चीज है, भारत एज ए यूनियन रादर फेडरेशन। अब इसके अंदर ट्रिक क्या है, यहां पर फोकस किन चीजों पर करना होता है? जो डिबेट है, जो जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, वो इसको आप किताबों के अंदर पढ़ते हैं तो थोड़ा संक्षिप्त में होता है, ठीक है? तो उसको आइडेंटिफाई किया कीजिए। ये बात रही होगी कि ये जो शब्द है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसका लीगल मतलब क्या है, राइट? हम तो फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं कि जो हमारी जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, वो एक ऑटोनोमस यूनिट है, उनके खुद के मुख्यमंत्री होते हैं, उनका खुद का कैबिनेट होता है, वो खुद लॉ भी बना सकते हैं, तो हम एक फेडरेशन हुए। फिर ये यूनियन ऑफ द स्टेट्स का क्या मतलब हुआ? अब दिस इज इन रिलेटिव टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमसे 150-200 साल पहले आजाद हो गया था। अब उन्होंने क्या किया था, वहां पर जो सिस्टम था, वहां पर जो स्टेट्स थी, उन स्टेट्स ने बाय चॉइस डिसाइड किया कि हम सब मिलके एक नेशन बना लेते हैं, एक कंट्री बना लेते हैं, राइट? तो जब मिलके बनाने की बात हुई, तो जब ऐसे में अगर कोई स्टेट्स 4, 5, 10, 20 स्टेट्स मिलकर अपना कोई नेशन बना रहे हैं, कंट्री बना रहे हैं, तो वो ये कोशिश करेगी कि मेरे अस्तित्व को खतरा नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं, बट दैट डज नॉट मीन कि उससे मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंप्लीट फेडरेशन है। कहने का मतलब क्या होता है फेडरेशन का, कि कई सारी यूनिट से मिलकर एक यूनियन बना है, लेकिन वो यूनिट ने बाय चॉइस ये डिसीजन लिया है, उन यूनिट की खुद की आइडेंटिटी खत्म नहीं की जाएगी। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो स्टेट्स हैं, उनको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। ये कहने का अर्थ है कि जो राज्य हैं वो बाद में बने हैं, पहले भारत एक यूनिट था। इंडिया इटसेल्फ इज अ यूनिट। इसके अंदर जो स्टेट्स बनाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं, वरना हम और सिर्फ एक ही हैं। तभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो राज्य होते हैं उनकी खुद की सिटीजनशिप है। आप यूनाइटेड स्टेट्स के भी सिटीजन होते हैं और फ्लोरिडा के भी सिटीजन है। टेक्सास के सिटीजन अलग होते हैं फ्लोरिडा से, और मिनेसोटा के अलग होते हैं। उसी प्रकार से लॉस एंजलिस के अलग होते हैं। हावेवर इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, इसीलिए क्योंकि जो राज्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। इंडिया इज ओनली वन सिंगल यूनिट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस देश का नाम अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स है। वो स्टेट यूनाइट हुई हैं अपनी चॉइस से एक कंट्री बनाने के लिए, बट उसमें भी अपनी आइडेंटिटी को वो छोड़ते नहीं है। दो बातें, तो आर्टिकल 1 में सबसे पहले हमारा नाम पता चलता है और दूसरा हमारी पॉलिटी पता चलता है। यानी हमारी पॉलिटी क्या है, यूनियन है हम। फेडरेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है, वरना और उसके अलावा जो हार्डकोर फेडरलिज्म जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, दैट इज नॉट अस, वो हम नहीं है। टेरिटरी, अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 1 के अंदर अगर आप देखें तो हमारा आर्टिकल 1 डिफाइन करता है कि हमारी कौन कौन सी
टेरिटरी क्या है भारत की, तो उसने बताया टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, जितने भी राज्य हैं उनकी जो जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसको भारत की टेरिटरी मानेंगे, जो यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरी है उसको भारत की टेरिटरी मानेंगे, और आने वाले समय में जो भी चीज एक्वायर हो जाएगी उसको यूनियन टेरिटरी मानेंगे। तो इंडिया का आर्टिकल नंबर 1 दो चीजें बताता है, भारत का नाम क्या है और भारत की बेसिकली सीमा रेखा क्या क्या है, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 1 बता देता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 पार्लियामेंट को एक पावर देता है टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ये भविष्य का आर्टिकल है, ये आज तक यूज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने टेरिटरी डिफाइन कर दी तो संविधान सभा ने यह भी सोचा बाई चांस से अगर आगे अगले साल 10 साल के बाद कोई नई टेरिटरी आई तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने अनुच्छेद नंबर 2 में लिख दिया कि पार्लियामेंट जो बनेगा, संसद के पास पावर होगी, जब भी कोई नई स्टेट आए, एस्टेब्लिश करनी हो, नए स्टेट आए, तो जो भी पार्लियामेंट को सही लगे सोच समझ के उसको भारत के अंदर एंटर करा सकते हैं एज इट थिंक्स फिट। इसको अगर हम लीगली सोचे तो ये भारत के पार्लियामेंट को 2 पावर देता है, 2 पावर्स, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स एंड द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। सपोज कीजिए कोई स्टेट्स पहले से बनी हुई है, एक अंदाजे के लगाते हैं, जैसे सपोज कीजिए बांग्लादेश की कोई एक स्टेट है, वो स्टेट पहले से बनी हुई है, तो उसको एडमिट कर सकते हैं, ठीक है, उसको एडमिट कर सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि वो हमारे पास अनुच्छेद नंबर 2 में पार्लियामेंट के पास पावर दी है। पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, कोई ऐसी जमीन जो कि कहीं पर अभी भी एक्वायर नहीं हुई हो, भारत वहां पे जाए और उसको नया एस्टेब्लिश कर दे, एक नया आइलैंड, एक अर्थक्वेक आ गया और बे ऑफ बंगाल में नए आइलैंड आ गए, भारत उसको लेकर एक्वायर करके उसको एक नए स्टेट्स में बदल सकता है। एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, 2 पावर है, दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंट है। एक स्टेट एग्जिस्ट करती है, उसको भारत के साथ जोड़ना, एक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, एस्टेब्लिश करने के बाद, नई स्टेट बनाने के बाद भारत के साथ जोड़ना, लेकिन दोनों की दोनों भविष्य की बातें हैं। The first refers to the admission of the states which are already in existence, second which is not in existence। याद रखिए that are not the part of the Union of India, ये इस समय यूनियन ऑफ इंडिया की पार्ट नहीं है, ये सारी की सारी भविष्य की स्टेट्स के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 2 जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसके बारे में बात होना स्टार्ट होती है अनुच्छेद नंबर 3 में। अनुच्छेद नंबर 3 हमारी भारतीय संसद को कुछ पावर्स देता है। सबसे पहले, form a new state by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or part of states or by uniting any territory to a part of any state। अनुच्छेद नंबर 1 में, आर्टिकल नंबर 1 में यह लिखा गया था कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। उस वर्ड का जो एक्चुअल मतलब है ना, आर्टिकल नंबर 3 में डिफाइन होता है। हाउ? आर्टिकल नंबर 1 में कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन। फेडरेशन होता तो हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री नहीं बदल सकते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किसी भी स्टेट की बाउंड्री नहीं बदली जा सकती, किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बदला जा सकता। हाउएवर यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, तो यानी कि स्टेट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसको केंद्र सरकार जिस भी प्रकार से चाहे बदल सकती है। हम नई स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं, पार्लियामेंट, संसद यानी कि केंद्र सरकार, state by separation of territory from any state, by uniting 2 or more states, or part of state by uniting any territory to a part of any state। कहने का मतलब यह है कि किसी भी स्टेट को 2 भागों में बांट देना, किसी स्टेट को 2 भागों में जोड़ देना, 2 भागों को 1 भागों में जोड़ देना, जिस भी प्रकार से चाहें एक नई स्टेट क्रिएट करनी हो, पार्लियामेंट के पास बहुत क्लियर कट पावर है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी उसका स्टेट का एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। डिमिनिश, अगर बढ़ा सकते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ऑल्टर दी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को बदल सकते हैं। रिलेटेड है, परंतु हो सकता है कि बाउंड्री नॉर्थ में 10 किलोमीटर बढ़ाई थी, साउथ में 10 किलोमीटर कम कर दी, तो बेसिकली एरिया सेम रहा, परंतु जरूरत बाउंड्री बदल दी गई है, परंतु एरिया सेम रहा, तो इसलिए अलग से लिख दिया गया। ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम भी बदला जा सकता है। अगर सही शब्दों में कहा जाए, इंडियन पार्लियामेंट के पास, भारतीय स्टेट्स के पास हर तरीके की पावर है, नाम बदलने की, उनको 2 भागों में बांटने की, 2 को जोड़ने की, उनका एरिया कम करने की, उनकी बाउंड्रीज ऑल्टर करने की, जैसी भी जरूरत पड़े, कोई किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर 2 कंडीशन दे रखी हैं। देयर आर 2 कंडीशंस इन्वॉल्वड हियर। सबसे पहले, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जब कोई ऐसा कानून जो कि स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करता है, एरिया को चेंज करता है, नाम को चेंज करता है, जब वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो इट हैज टू बी डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
पहली बात, ये फर्स्ट कंडीशन है। दिस इज ए प्रीलिम्स क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल नंबर 3 पे अगर स्टेट से रिलेटेड कोई लॉ पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करना हो तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट हमेशा जब भी किसी स्टेट से रिलेटेड ये बात होती है या कोई कानून आता है उसको स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर जरूर करता है। सपोज कीजिए हमारा ओडिशा एक स्टेट है, ठीक है, और उसका नाम बदलकर ओडिशा करना है, नाम बदलना है, स्पेलिंग नाम बदलना है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन बदलनी है, तो पार्लियामेंट के अंदर ये लॉ इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर ही होगा और प्रेसिडेंट इसको स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करेगा, विधानसभा को रेफर कर देगा कि आप बताइए हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आपके इसके ऊपर कुछ ओपिनियन है या नहीं है। बट हियर कम्स द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, इट डज नॉट मैटर स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहती है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनकी एडवाइस मान सकता है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो उनकी एडवाइस रिजेक्ट कर सकता है, उनका कोई से नहीं है। इट इज मोर ऑफ ए लीगल टेक्निकलिटी एंड फॉर्मेलिटी। अगर सपोज कीजिए बिहार को 2 हिस्सों में बांटना था, बिहार और झारखंड में, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से वो बिल इंट्रोड्यूस करना था और प्रेसिडेंट ने बिहार की जो विधानसभा है उनको वो बिल भेज दिया ये कंसीडर करने के लिए। अब बिहार की विधानसभा ने कहा कि इसको नहीं 2 भागों में बांटिए, तो ये बात जो है पार्लियामेंट को मानना जरूरी नहीं है। पार्लियामेंट उसके बाद भी जाकर अगर चाहता तो बेसिकली बिहार को 2 भागों में बांट सकता था, बिहार और झारखंड में। राइट, देखिए हाइपोथेटिकल है, मतलब कि इट इज जस्ट एक लीगल टेक्निकलिटी कि वो रेफर करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर को। हाउएवर देयर व्यू पॉइंट, अगर वो ना दे तो पार्लियामेंट मूव फॉरवर्ड कर सकता है, अगर वो दे, अगर कंकर करते हैं तो भी सही है, और अगर नहीं कंकर करते हैं तो भी पार्लियामेंट कैन मूव फॉरवर्ड। बेसिकली दे डू नॉट हैव ए स्पेसिफिक से इन एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू द स्टेट एरिया बाउंड्रीज नेम और एनीथिंग एल्स। कहने का मतलब है पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विल। बीच में एक फॉर्मेलिटी है, आप स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर जरूर करवा सकते हैं। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट्स हैं उनकी जो टेरिटरी है उसकी कोई इंटीग्रिटी नहीं है। भारत की टेरिटरी की इंटीग्रिटी है, उनकी कोई भी नहीं है। जैसे भी बदलाव चाहता है जरूरत पड़ने पर उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर किया जा सकता है। नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर एज सच। आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इसीलिए एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप इस कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन with destructible states. ये in relative to the United States of America, USA is an indestructible union with indestructible states. USA के अंदर किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज है या नाम है उसको यूनियन गवर्नमेंट ऑफ USA cannot change without the will and the consent of the particular state government. हमारे यहां पे कर सकती है। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं अनुच्छेद नंबर 4 पर। अनुच्छेद नंबर 4 सिंपल ये बात बताता है कि लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। कहने का मतलब है कि आर्टिकल नंबर 2 में हमें नई स्टेट्स को एडमिट करना है, आर्टिकल नंबर 3 में जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों काम होंगे कानून के द्वारा, पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। ये जो इन आर्टिकल्स के अंडर जब भी कोई कानून पास होता है तो उसको संशोधन नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका सिंपल मतलब है कि ये एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है। इट डज नॉट मीन दैट यू नीड टू चेंज द लेजिस्लेशन फॉर इट। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आर्टिकल नंबर 368 प्रोसेस बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कैसे लाने हैं एंड देन इट स्पेसिफिकली टेल्स। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगहों पर आर्टिकल्स लिख दिए गए हैं, ये बात स्पेसिफाई की गई है कि ये वाला जो चेंज है इसके लिए आर्टिकल 368 यूज करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आर्टिकल 4 के अंदर ये लिख दिया गया है कि जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जब भी कोई चेंजेस करना होगा उनको यूज करके किसी भी प्रकार का चेंज किया जाए, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो उसको आप ऑर्डिनरी लॉ समझकर चेंज कर लीजिए। दिस इज इट। ये हमारे अनुच्छेद बेसिकली हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1। दिस इज इट, इतना ही था, इससे ज्यादा है ही नहीं। अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल 1 जस्ट टेल्स अस द नेम ऑफ द इंडिया एंड द टाइप ऑफ द पॉलिटी विच इज यूनियन। मतलब कि फेडरेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम एक यूनियन है। एंड इट डिस्क्राइब्स द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया जो कि शेड्यूल 1 में लिखी गई है सारी की सारी। स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज जो होंगी एंड देन एनीथिंग दैट विल बी एक्वायर्ड, और ये सब हमने लिखा हुआ है शेड्यूल 1 के अंदर। फिर आर्टिकल नंबर 2 में पार्लियामेंट को पावर मिलती है
इस बात की कि कोई भी नई जो टेरिटरी है, कोई भी नई जो स्टेट्स है वो बना सकते हैं और उनको ऐड किया जा सकता है। आर्टिकल 3 फिर पार्लियामेंट को पावर देता है एग्जिस्टिंग से रिलेटेड, कितनी बदलनी है, कैसे बदलनी है, कोई भी कर दो, और उसका एक प्रोसेस बताता है जिसमें 2 फॉर्मेलिटीज हैं। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही वो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, फर्स्ट। सेकंड, स्टेट्स को रेफर किया जाता है, हाउएवर देयर व्यू पॉइंट इज नॉट पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ले सकते हैं, इट्स अ टोटल विल एंड चॉइस ऑफ द सेंट्रल पार्लियामेंट, ठीक है। एंड द आर्टिकल 4 सिर्फ ये कहता है कि 2 और 3 में जो बदलाव कर रहे हैं दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो ऑर्डिनरी लॉ है। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग, दिस गेट्स इंटरेस्टिंग नाउ, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात खत्म होकर आती है पॉलिटी के ऊपर, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई वी नीड द सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा मुद्दा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होती। अब क्या हुआ कि 1960 में समथिंग न्यू हैपेंस। 1960 में एक जगह का नाम था बैरूबारी यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि बैरूबारी यूनियन को सीड कर दिया पाकिस्तान को। वेस्ट बंगाल में है ये जगह, उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान कहते थे, तो एक छोटी सी जगह थी बैरूबारी यूनियन, वो पाकिस्तान को दे दिया। इट वॉज द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट वॉज सीडेड टू पाकिस्तान। अब सवाल ये उठा कि क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ से कर दिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑर्डिनरी लॉ से, उनको लगा कि आर्टिकल नंबर 3 यूज किया है, उन्हें कहा कि आर्टिकल नंबर 3 है, जब कुछ भी बदल कर सकते हैं हम स्टेट का। आप देखिए आर्टिकल नंबर 3 में क्लियर कट लिखा हुआ है, एरिया डिफ्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री हटा सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, नई स्टेट फॉर्मेट कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल का एक हिस्सा है बैरूबारी यूनियन, को हमने पाकिस्तान को दे दिया। लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ये पूछने के लिए, उसी चीज को कहा जाता है बैरूबारी यूनियन केस, कि ये गलत किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यू कैन नॉट सीड द टेरिटरी। जो दूसरे जिन्होंने याचिका दायर की, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आप इंडिया की टेरिटरी किसी को भी दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या डिसाइड किया, यही सवाल था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू सीड पार्ट ऑफ ए टेरिटरी नोन एज द बैरूबारी यूनियन, वेस्ट बंगाल में थी, टू पाकिस्तान। उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान कहते थे। सवाल उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश एरियाज ऑफ द स्टेट, एरिया बदल सकती है ना पार्लियामेंट, इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। अब क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर इमेजिनेबल चीज नहीं लिखी जा सकती है, लेकिन उसमें जो जो लिखा है उसकी इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर फ्यूचर डिसीजन लिए जाते हैं। हेंस द सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू द प्ले। सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है। भाई ये क्या बात है। हियर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा, देयर सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि आर्टिकल 3 का ये मतलब नहीं है कि आप भारत की कोई भी टेरिटरी किसी को सीड कर सकते हैं। नो, बैरूबारी यूनियन केस में 2 इंपॉर्टेंट बातें आई थी। सबसे पहले, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो बोल दी थी उन्होंने। उसको बाद में केशवनंद भारती केस में बदल भी दिया। बाद में केशवनंद भारती केस में कहा कि प्रियम्बल है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया है, उन्हीं लोगों ने बनाया है, काहे को नहीं होगा पार्ट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो इसका मेन फोकस था इस केस का फोकस ये था, आर्टिकल 3 के तहत जिसमें पार्लियामेंट स्टेट्स की कोई भी बाउंड्री नाम बदल सकता है, डज नॉट इंक्लूड द पावर ऑफ द सीडिंग द टेरिटरी। अगर आपको ये करना है, अगर टेरिटरी सीड करनी है, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि बिना संविधान के संशोधन के कर सकते हैं। नो। आर्टिकल नंबर 3, कैन ए टेरिटरी बी सीडेड? सुप्रीम कोर्ट सेड नो, ऑर्डिनरी लॉ से टेरिटरी सीड नहीं की जा सकती है। ये बैरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। इसके लिए बैरूबारी यूनियन पाकिस्तान को देने के लिए 9वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। अब देखिए लीगल चीजों में कितना इंपॉर्टेंट न्यूएंस होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 3 जो भी लैंग्वेज वहां पर लिखी हुई है, उसका यह मतलब नहीं है कि आप भारत की टेरिटरी किसी दूसरे देश को सीड कर सकते हैं, दे सकते हैं। हावेवर उसके लिए चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑर्डिनरी लॉ के तहत नहीं कर सकते वो। हावेवर सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट डज नॉट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर 2 देशों के बीच में किसी प्रकार का बाउंड्री डिस्प्यूट है तो आप उसको सेटलमेंट करेंगे, उसमें ऑर्डिनरी लॉ से कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। अब इसमें देखो एक ट्रिकी सिचुएशन देखो क्या होती है। बांग्लादेश के साथ ना हमारा एक काफी लंबे समय से
यही बेरुवारी यूनियन केस भी बांग्लादेश के साथ ही था, मोर और लेस। बांग्लादेश के साथ हमारा टेरिटरी डिस्प्यूट था, कुछ हमारे एनक्लेव्स बेसिकली उनकी बाउंड्री के अंदर थे, कुछ उनके हमारे थे। वो बाउंड्री का एरिया पूरा अच्छी तरह से क्लियर कट नहीं था, ठीक है। उस चीज को बाउंड्री डिस्प्यूट था, थोड़ा उनका था, हमारा भी था। अब उसको बदलना था, ठीक है, उसको सेव करना था। तो हमने रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया बाउंड्री सेटलमेंट के लिए, एज इन की उसमें कुछ बदलाव लाना था। अब उसके अंदर क्या किया कि उनसे 111 एनक्लेव एरिया, समझ लीजिए एनक्लेव एक छोटा सा एरिया जो कि भारत के अंदर था परंतु था बांग्लादेश का, वो हमने उनको दिए और 51 एनक्लेव्स उनसे ले लिए। दिस थिंग डिड नॉट स्पेसिफिकली नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हाउएवर इस पूरे के पूरे कानून को फाइनली 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पारित किया गया था। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, एक और बात पॉलिटी से रिलेटेड, इंडिया का जो नक्शा है उसको एक बार समझ लेते हैं कि उसका इतिहास क्या था, स्लाइटली सा इंटरेस्टिंग सा। 1950 में झारखंड तो हुआ नहीं करता था, 1950 में उत्तराखंड भी नहीं हुआ करता था। 1950 में अगर आप होते, दादाजी होंगे आपके, तो हमारा भारत ऐसे दिखता था। आप याद रखिए हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया की टेरिटरी है क्या, जो शेड्यूल 1 में लिखी हुई है वो टेरिटरी है। तो शेड्यूल 1 में ये चीजें लिखी हुई थी, स्टेट्स, कुछ स्टेट्स थी जिनको पार्ट ए कहा जाता था, ये वो स्टेट्स थी जो कि ब्रिटेन के प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो जैसे ही संविधान बना तो जो भी ब्रिटेन के प्रोविंसेस थे उनको ग्रुप ए में डाल दिया। स्टेट्स इन पार्ट बी, ये वो स्टेट्स थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी और बाद में ज्वाइन किया था, पर काफी बड़ी थी ये, अलग से 10 थी ये गिनने में। स्टेट्स इन पार्ट सी, ब्रिटेन इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले हमारे 3 भागों में डिवाइडेड था। एक तो प्रोविंसेस में, टोटल ऐसे 9 प्रोविंस थे। उसके बाद 4 कमिश्नरेट्स में, वहां पर कमिश्नर सिस्टम था। और उसके बाद थे प्रिंसली स्टेट्स जिन पे डायरेक्टली ब्रिटेन रूल नहीं करते थे परंतु उनकी सॉवरेनिटी, ब्रिटेन की सॉवरेनिटी थी उनके ऊपर। तो जो ये प्रोविंसेस थे इनको ग्रुप ए स्टेट बना दिया गया। जो नई प्रिंसली स्टेट्स आई उनको पार्ट बी में ऐड कर दिया गया। जो ये 4 कमिश्नर वाले सिस्टम जहां पर हुआ करता था और कुछ प्रिंसली स्टेट्स, उनको पार्ट सी में डाल दिया गया। और लास्ट में पार्ट डी में सिर्फ एक ही स्टेट थी, अंडमान एंड निकोबार। ऐसे दिखता आपको अगर आप उस दिन 1950 में जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस दिन अपने भारत का नक्शा देखने की कोशिश करते। 9 स्टेट हैं जो कि पहले प्रोविंस हुआ करते थे, अब राज्य बना दिया असम, बिहार, बॉम्बे। अच्छा, ये बॉम्बे बोलेंगे तो इसको महाराष्ट्र और गुजरात पूरा का पूरा पार्ट था ये, ठीक है। उसी प्रकार से मद्रास, ये पूरा का पूरा तमिलनाडु, कर्नाटका का पूरा हिस्सा था। इस प्रकार से पंजाब, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, ये सबको एक साथ, क्योंकि उस समय बाद में अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, हम विल कम टू दिस। यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो इसमें उत्तर प्रदेश है और उत्तरांचल भी है, उत्तराखंड भी है, सारा का सारा ऐसे बात करेंगे, ठीक है। और ये स्टेट्स पार्ट बी, ये वो वाली पार्ट थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी, बाद में ज्वाइन की थी हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र बाद में ऐड किया था। एंड देन ये अजमेर, भोपाल, बिलास, कूच बिहार, कूर्ग, दिल्ली, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये कुछ कमिश्नरेट सिस्टम में थे 4 इसमें से, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी वो उसको इसमें ऐड कर दिया गया। और चौथा बेसिकली एक लास्ट में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एक अलग भी किया गया था। नाउ बिगिंस अ न्यू स्टोरी कि हमारे देश के अंदर यूनियन तो हमने बना लिया, तो जो राज्य हैं उनको कैसे डिफाइन करें। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उससे पहले से स्टार्ट हो गई थी 1948 में। 1948 में एक कमीशन बिठाया जाता है, धर कमीशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। उनसे इस बात की गाइडेंस लेनी थी, उनसे पूछा गया कि हम स्टेट्स किस बेसिस पर बनाएं, किस बेसिस पर राज्य बनाएं। इनकी जो कमीशन की रिपोर्ट थी उसको जेवीपी कमिटी, जेवीपी का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया, ठीक है, 3 उस समय के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो जेवीपी कमिटी थे। इस जेवीपी कमिटी ने ना स्पेसिफिकली रिजेक्ट की लिंग्विस्टिक डिमांड्स को। भारत में बड़े समय से इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ साथ 1930-35 के करीब आप देखेंगे तो इस बात की डिमांड बढ़ रही थी कि देश में राज्य होने चाहिए भाषा के बेसिस पर। तो एक भाषी, जितने भी भाषा के लोग बोलते, एक भाषा जो भी लोग बोलते हैं उन सबका एक राज्य बना दीजिए, भाषा के बेसिस पर राज्य बना दीजिए। ये बात कमेटी, जेवीपी कमेटी के द्वारा डिस्कस की गई। दे फिगर्ड कि ये गलत होगा यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। क्यों? क्योंकि फिर वही पुराना अभी विभाजन बीता है अभी देश के अंदर। उन्होंने कहा कि फिर भाषा के बेसिस पर बीत जाएगा, दैट माइट बी ए प्रॉब्लम, सो दे रिजेक्टेड दिस डिमांड।
हावेवर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो होती है ना, वो बहुत डीप, मच डीपर होती है, बहुत कल्चरल अटैचमेंट होती है उससे। वो डिमांड इनने रिजेक्ट तो कर दी, हावेवर इट बिकेम अ पॉलिटिकल मूवमेंट। पॉलिटिकल मूवमेंट बनी और फाइनली पोट्टी श्रीधर मल्लू एक कांग्रेस के बहुत सीनियर बड़े पावरफुल लीडर हुआ करते थे आंध्र प्रदेश की। उन्होंने 1953 में एक भूख हड़ताल की कि आंध्र प्रदेश बनना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए भाषा के बेसिस के ऊपर। और वो भूख हड़ताल पे चले गए, 56 दिन की भूख हड़ताल पे, और उनकी मृत्यु हो गई। द सिचुएशन बिकेम सो एक्सप्लोसिव कि फाइनली जवाहरलाल नेहरू गेव इन टू इट एंड आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये पता चल गया कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो इशू है ना, उसको दबाया नहीं जा सकता। हेंस इसी परसुएंस में एक 1953 में एक कमीशन बैठाया गया, फजल अली कमीशन, दोबारा से इस बात को डिस्कस करने के लिए कि भारत में राज्यों का जो गठन है वो किस बेसिस पर करना चाहिए। इसने जो अपनी रिपोर्ट थी 1955 में दी, ठीक है। मोर और लेस इनकी तरफ से जो फंडामेंटली बात थी, इन्होंने एग्जैक्टली लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि बिल्कुल वैसे तो नहीं करना चाहिए, परंतु इनकी जो रेकमेंडेशन थी वो ये थी कि अगर स्टेट्स बनानी है उसका क्राइटेरिया होना चाहिए लिंग्विस्टिक एंड द कल्चरल होमोजेनिटी के बेसिस पर आप एक राज्य बना सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। दूसरा बनाने का तरीका होना चाहिए फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। अगर दूसरे और कोई राज्य बनाना है तो अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन है, इकोनॉमिक या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन है, तो इन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए बनाने के लिए। इनकी सारी की सारी मोर और लेस जो फजल अली कमीशन की डिमांड्स, जो रेकमेंडेशंस थी, वो सारी की सारी केंद्र सरकार ने मान ली। एंड देन बेसिकली इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो फजल अली कमीशन की रेकमेंडेशन के बेसिस पर दोबारा से रीड्रॉ कर दिया गया। इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने एक और बात रेकमेंड की थी, अबॉलिशन ऑफ द 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे आप देखें तो हमारी जो स्टेट्स हैं 4 भागों में डिवाइडेड थी, स्टेट ए, स्टेट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब स्टेट ए और बी में कुछ फर्क नहीं था स्पेसिफिकली, वंस दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, तो कोई लॉजिक नहीं बनता था इन क्लासिफिकेशंस का ज्यादातर, तो उन्होंने रेकमेंड किया। इसके बाद 4-फोल्ड क्लासिफिकेशंस को अबॉलिश कर दिया गया और फिर 2 ही रह गई, एक तो स्टेट्स हुआ करती थी और दूसरी यूनियन टेरिटरीज। राज्य सरकार फुल एंड फाइनल, जिसको राज्य सरकार ऑटोनोमस है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है, एंड द अदर वन यूनियन टेरिटरीज। दैट इज इट। उसके बाद से लेके देन देयर हैज बीन सेवरल डेवलपमेंट। फजल अली कमीशन के बेसिस पर पहले केरला, ट्रेवेनकोर, कोचीन और साउथ कैनेरा को मिलाकर केरला बनाया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। आंध्र प्रदेश बना आंध्रा और हैदराबाद एरिया के बेसिस पर। मध्य प्रदेश बना मध्य भारत प्लस विंध्य प्लस भोपाल एरिया को लेकर। एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी आइलैंड टेरिटरी को, जो कि मद्रास में हुआ करते थे पहले। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो कि हमारे अरेबियन सी में है, वेरेज मद्रास जो स्टेट है जो कि हमारी बे ऑफ बंगाल की साइड पे है, लेकिन वो उसके मद्रास स्टेट के अंदर आया करते थे। सो इट वाज टेकन अवे फ्रॉम देम एंड इट वाज मेड इनटू अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी। फिर धीरे धीरे बदलाव होते रहे। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को बाइफरकेट कर दिया गया। उस पूरे के पूरे एरिया को बॉम्बे कहा करते थे, उसको बदल के एक को महाराष्ट्र का नाम दे दिया गया, एक को गुजरात का। एंड देन थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग धीरे धीरे। 1966 में पंजाब, पूरा का पूरा एरिया पंजाब के नाम से जाना जाया जाता था। एक जो पंजाबी भाषी थे उनको पंजाब के राज्य में, जो हिल एरिया था वो हिमाचल प्रदेश के पास चला गया, और जो हिंदी भाषी थे उसको हरियाणा में बदल दिया गया 1966 में। हिमाचल प्रदेश उस समय यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, राइट। बाद में 1971 में बनता है हिमाचल प्रदेश फुल फ्लेजेड स्टेट। तो जैसे पंजाब जब डिवाइड किया जाता है, पंजाब का जब विभाजन होता है तो उसके टोटल 3 हिस्से थे। एक तो पंजाबी भाषा वाले पंजाब का राज्य बन गया, हिंदी भाषा तो हरियाणा, और कुछ हिली एरिया को हिमाचल प्रदेश को भी दे दिया गया था। हाउएवर हिमाचल प्रदेश एट दैट टाइम वाज यूनियन टेरिटरी। आफ्टर 5 years इट वाज आल्सो कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेजेड स्टेट। फिर धीरे धीरे चलते रहते हैं। लेटेस्ट 2000 में, ईयर 2000 में, मोस्ट ऑफ यू वर बोर्न एट दैट टाइम, उस समय तो आपने ये देखा भी होगा, दिस वाज द फर्स्ट चेंज और द बाइफरकेशन ऑफ द स्टेट्स इन योर लाइफ टाइम, जिसमें 3 राज्यों को इमीडिएटली बदल दिया गया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के एक हिस्से को छत्तीसगढ़ बना दिया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के एक हिस्से को उत्तराखंड बना दिया गया।
और झारखंड, बिहार के एक हिस्से को झारखंड बना दिया गया। एंड इस डेकेड में बेसिकली दो बदलाव आए हैं हमारी स्टेट्स में। सबसे पहले तेलंगाना एक नया राज्य क्रिएट किया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक स्टेट्स थी, एक राज्य हुआ करता था, उस राज्य को बदलकर 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। एक जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और एक दूसरी लद्दाख की टेरिटरी। दिस हैज कंप्लीटेड द राइट नाउ at this moment. This is what the India's political map looks like. There are 28 states and there are 8 union territories in India at this time. ये चेंज बनता रहेगा, ये चेंज कंटिन्यू रहेगा। द थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, हर डेकेड में होती रहती है। बीच में काफी गैप आ गया था। 1987 के बाद देयर वाज 13 ईयर गैप, फिर 14 ईयर के गैप, फिर उसके बाद 5 साल के बाद ही। सो मोर और लेस एक 1.5 डेकेड के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। देयर आर स्टिल सेवरल न्यू डिमांड्स ऑफ द न्यू स्टेट्स। महाराष्ट्र का एक पिछला हिस्सा है, उसके बारे में एक डिमांड बनाने की है। गुजरात में से भी सौराष्ट्र बनाने की डिमांड है। उत्तर प्रदेश में से भी यहां पर कुछ बैकवर्ड्स इलाके हैं, देयर इज न्यू डिमांड फॉर द स्टेट्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिटिकल सिचुएशन, अगली भी ये भी स्टेट्स बदलती रहेंगी। द पॉलिटिकल मैप विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स को किसी भी प्रकार से बदला जा सकता है। यहां पे मैं एक लास्ट प्रीलिम्स के लिए एक न्यूएंस बता के जाता हूं, ठीक है। हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में 2 शब्दों का यूज किया था, टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड कई जगहों पर लिखा होता है यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा लीगल टेक्निकल डिफरेंस है। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया बेसिकली अलग अलग होते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ बिगर सबसेट और उसका एक छोटा पार्ट, उसका एक सबसेट है यूनियन ऑफ इंडिया। व्हेन वी से यूनियन ऑफ इंडिया, ओनली द स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन दैट, एंड व्हेन वी से टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज आर इंक्लूडेड। ये बस एक टेक्निकल सा न्यूएंस है, ये किसी दिन प्रीलिम्स में आपसे एक ट्रिकी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो टेरिटरी का मतलब, टेरिटरी इज अ बिगर वर्ड। जो भी टेरिटरी होगी, हर एक लैंड, इट्स रिलेटेड टू द लैंड, जमीन, जितनी भी जमीन है भारत की वो सारी की सारी होगी। यूनियन इज अ पॉलिटिकल वर्ड विच ओनली कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट्स। स्टेट्स ने चूज, स्टेट्स का यूनियन है भाई। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट हुआ तो यूनियन है, वो सारे के सारे स्टेट्स मिलके भारत बनाते हैं। परंतु जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने यूनियन को ज्वाइन थोड़ी ना किया है, दे इटसेल्फ आर यूनियन। हेंस देयर इज अ डिफरेंस इन दिस वर्ड। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ लार्जर वर्ड देन द यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी एक्चुअली में ज्योग्राफिकल है, यूनियन एक्चुअली में पॉलिटिकल वर्ड है। छोटा सा न्यूएंस है, याद रखिएगा। ये आज हमने कर लिया है आर्टिकल 1, 2। आर्टिकल 2A बीच में आया था, ये रिपील हो चुका है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल बात ये थी कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद यूनियन। सिक्किम की छोटी सी कहानी है। सिक्किम पहले मोनार्की हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वो भारत के साथ जुड़ा था, सबसे पहले जुड़ा था, तब वो उसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था। एसोसिएट स्टेट के दर्जे देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये एक एक्स्ट्रा आर्टिकल डाला था। परंतु फिर उसके बाद जल्दी ही उसने कंप्लीट भारत के साथ एंट्री ले ली थी। कंप्लीट वो फुल फ्लेजेड एक यूनियन टेरिटरी बन गया था, बाद में उसको राज्य बना दिया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो बीच में एक बार कुछ समय के लिए वो एसोसिएट स्टेट कहलाता था, बेसिकली एज ए प्रोक्टरेट। बस हेंस इस आर्टिकल को नहीं, बाकी हम इस चारों के चारों आर्टिकल कर चुके हैं। एंड दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 to 4 डिस्कसिंग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसके बाद आप इसको लक्ष्मीकांत से चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। अब हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिटीजनशिप, यानी कि पार्ट 2, आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में भारतीयों की नागरिकता कैसे डिफाइन होती है। विल बी गोइंग ऑन दैट। एंड तक बने रहिएगा। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी इस पूरी की पूरी सीरीज के द्वारा यू विल नेवर एवर नीड टू सी एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सीरीज for your competitive exam. My name is Amit Varidi Kilor. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel. To make this series sustainable, I need to know that you are liking these videos. So whenever you get a chance, make sure कि आप इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं आ रही है. With your
कमेंट्स, आई विल गेट द मोटिवेशन टू मेक श्योर कि आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीटली हो जाए। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 5।